नमस्कार, एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विशेष की 3 वीडियो के बाद आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं आपके प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसका हम लोग शुरुआत करते हैं आपके प्राचीन इतिहास में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके मगध साम्राज्य के बारे में। अब तक भी अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक न किया हो और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले सारे के सारे कंटेंट आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वह है आपका मगध साम्राज्य। और इस मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपके मगध का पुराना राजवंश जो कि अति प्राचीन माना जाता है, उसके पश्चात आपका हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश, और इसके पश्चात आपका नंद वंश तक ये आपका मगध साम्राज्य रहा। जिसके पश्चात नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक था घनानंद, जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। इन सभी के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं और आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ ने अपनी राजधानी जो थी वो गिरिब्रज बनाई थी, यानी कि यह जो आपका गिरिब्रज है वह आपका राजगृह के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहां पर थी, तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कहां थी, आपकी गिरिब्रज थी, जो कि आपके राजगृह के भी नाम से जानी जाती है। जरासंध जो है वो आपके बृहद्रथ का ही पुत्र था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जरासंध किसका पुत्र था, तो जो आपका जरासंध था वह आपके बृहद्रथ का ही पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, जो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, तो यह जो आपका हर्यक वंश है, इसी हर्यक वंश को पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें से जितने भी प्रायः राजा हुए वह सभी के सभी राजा अपने पिता की हत्या करके ही राज सिंहासन पर बैठे थे, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, जो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। और यह जो आपका बिंबिसार था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। ठीक है, तो ये आपका जो बिंबिसार है उसने क्या किया कि ब्रह्मदत्त को हराया और ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को अब मगध में मिलाने का कार्य किया था। इसके पश्चात हुआ क्या कि जो आपका बिंबिसार है उसने राजगृह को का निर्माण कराया, यानी कि जो आपका गिरिब्रज यानी कि आपकी जो राजगृह थी उसकी पुनर्स्थापना कराया। और पुनर्स्थापना कराने के पश्चात उसने किया क्या कि उसे अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया, यानी कि जब बृहद्रथ राजा थे तो उस समय में इसे गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था, और जब बिंबिसार राजा बना तो उसने उसका नाम गिरिब्रज को बदल करके राजगृह कर दिया। और राजगृह करने के पश्चात उसे वहां पर कुछ अन्य अत्याधुनिक निर्माण कार्य कराए और उसे अपनी राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। बिंबिसार ने लगभग करीब 52 वर्षों तक साम्राज्य पर शासन किया था, यानी कि मगध साम्राज्य पर बिंबिसार ने लगभग 52 सालों तक शासन किया था। यहां पर जो आपका जो बिंबिसार था उसका राजवैद्य का नाम था जीवक, और वह एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध वैद्य हुआ करता था। और उसने जो बिंबिसार था उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने उसी राजवैद्य जीवक को ही भेजा हुआ था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य को भेजा, किसको, जीवक को भेजा। ठीक है, और एक राजा थे अवंती के राजा। तो जब अवंती के राजा को क्षय रोग हुआ, यानी कि जब उनको पांडुरोग हुआ, तो पांडुरोग को निराकरण करने के लिए बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रोद्यत के पास भी उन्होंने किसको भेजा हुआ था, जीवक को ही उनकी सेवा के लिए भेजा हुआ था, यानी कि उपचार के लिए बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रोद्यत की सेवा के लिए उन्होंने किसको भेजा, तो उन्होंने जीवक को भेजा था। और जीवक कौन था, तो वह आपके बिंबिसार का यानी कि हर्यक वंश का राजवैद्य था। ठीक है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपका प्राचीन इतिहास है, इस प्राचीन इतिहास की खिचड़ी आपको मिलती है जब आप मध्यकालीन इतिहास में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर आप करते क्या है कि जब आप अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि हमारे प्राचीन इतिहास के कई सारे गुण अपनाया था अकबर ने।
जैसे कि बिंबिसार ने क्या किया कि वैवाहिक संबंध बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसी प्रकार से अकबर ने भी क्या किया था कि वैवाहिक संबंध के ही जरिए अपने साम्राज्य को सबसे ज्यादा विस्तृत करने का कार्य किया था। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका बिंबिसार था उसने जब वैवाहिक संबंध बनाना स्टार्ट किया तो उसने कौशल नरेश की जो बहन थी, यानी कि कौशल नरेश उस समय प्रसेनजीत हुआ करते थे, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ उन्होंने विवाह किया। ठीक है, तो बिंबिसार ने किया क्या कि वैवाहिक संबंध के पश्चात जब अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया तो उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया, और महाकोशला के साथ जब इन्होंने विवाह किया तो बिंबिसार को क्या था कि काशी जो थी उन्हें दहेज में मिली हुई थी। ठीक है, और बिंबिसार ने क्या किया कि बिंबिसार ने वैशाली के चेटक की पुत्री, इस समय वैशाली के राजा चेटक थे, तो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ उन्होंने विवाह किया। मगध देश जो है वो प्रेजेंट टाइम में आपके पंजाब के अधीन के अंतर्गत आता है, तो बिंबिसार ने मगध देश की राजकुमारी के साथ विवाह किया जिसका नाम क्षेमा था। ठीक है, तो उन्होंने सब किसके साथ विवाह किया तो उन्होंने मगध देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ में विवाह किया। इस प्रकार से बिंबिसार ने क्या किया कि अपने विवाहिक संबंधों के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें प्रमुख रूप से कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चिलना और मगध देश के राजकुमारी क्षेमा का नाम सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके पश्चात बिंबिसार के ही पुत्र ने उनकी हत्या कर दी थी। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। ठीक है, तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दी और 493 ईसा पूर्व में वह मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या किसने किया तो बिंबिसार की हत्या किया था किसने, आपके अजातशत्रु ने हत्या किया। तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या किया और मगध साम्राज्य की गद्दी पर वह बैठा। और जो आपका अजातशत्रु था, इसी अजातशत्रु का ही नाम कुणिक भी बताया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अजातशत्रु का जो उपनाम है या फिर अजातशत्रु को और किस नाम से जाना जाता था, तो अजातशत्रु को कुणिक के भी नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु ने कितने समय तक मगध पर शासन किया, तो अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अजातशत्रु है वो किस धर्म का अनुयायी था, तो जो अजातशत्रु है वह आपके जैन धर्म का अनुयायी था और उसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ठीक है, अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था जिसकी सहायता से उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था, तो अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम था क्या, वर्षकार। और इसकी सहायता से अजातशत्रु ने क्या किया था, वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस समय में आपका अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, तो यहाँ पर बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के ही समय में उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे और उस समय उसने वैशाली के ही नरेश की पुत्री चलना के साथ उसने विवाह किया था बिंबिसार ने। लेकिन जब बिंबिसार की हत्या स्वयं अजातशत्रु ने किया, तो अजातशत्रु ने जब बिंबिसार की हत्या किया तो उस समय वैशाली से मगध के साम्राज्य जो थे वो धीरे संबंध जो थे वह धीरे धीरे खराब होने लगे, जिसके बाद फिर अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और उसने अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से उसने क्या किया, वैशाली पर विजय प्राप्त किया। अजातशत्रु की ही हत्या हुई क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो आपका हर्यक वंश है उस हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो अजातशत्रु की जो हत्या की है, तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। ठीक है, तो अजातशत्रु की हत्या किसने किया, तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया, जो की हत्या की गई थी उनकी 461 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या किया और मगध की गद्दी पर वो बैठ गया। ठीक है, उस समय उदयन ने एक राज्य का निर्माण किया या फिर एक शहर का निर्माण किया जिसे पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता है, और यही आपका पाटलिग्राम है जिसकी स्थापना उदयन ने किया था। यही आपका पाटलिग्राम आगे चलकर के पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ।
उदयन ही जो थे वो आपके जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका जैन धर्म का उत्कर्ष है वह आपके बौद्ध धर्म के उत्कर्ष से पहले भी हो चुका था। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले भी दे दिया है आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका उदयन है वह किस धर्म का अनुयायी था, तो उदयन जो था वो भी क्या था, आपके जैन धर्म का अनुयायी था। और जो आपका हर्यक वंश है उस हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, उदयन का पुत्र था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाग दशक के भी नाम से जानते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा प्रताप नहीं रहा था इसके बारे में, इसलिए ज्यादा प्रमाण नहीं मिलता, सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह उदयन का पुत्र था जिसका नाम था नाग दशक। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्या कि अजात शत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध समिति की आयोजन किया गया था, और वह कहां पर हुआ था, राजगृह में, ठीक है। तो अजात शत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, जो कि कहां पर हुआ था, आपके राजगृह में हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बिंबिसार है उन्होंने अपनी राजधानी को कहां बनाया था, आपके राजगृह में बनाया था। और उसके पश्चात आप इधर देखें, नीचे आप चले आए तो वहां पर भी जो आपका अजात शत्रु है वह आपका क्या था, आपके मगध साम्राज्य का शासक हुआ था। और इसी समय में जो आपका अजात शत्रु है, तो अजात शत्रु के ही समय में हुआ क्या कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किया गया, जो कि कहाँ किया गया, आपके राजगृह में किया गया। नाग दशक को उसके अमात्य, अमात्य का मतलब होता है दामाद, ठीक है। तो नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके, अपदस्थ मतलब कि पद से हटा करके, ठीक है, यानी कि राज्य को हड़प लेना, ठीक है। तो नागदश ने उसके पुत्र उसके अमात्य यानी कि दामाद शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया, तो वह शिशुनाग के वंश की स्थापना किसने किया है, शिशुनाग ने किया है। अब शिशुनाग कौन है, तो वह नाग दशक का अमात्य था, यानी कि उसका दामाद था, ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित किया, ठीक है। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कहां से हटा करके कहां किया, तो उसने पाटलिपुत्र से हटा करके राजधानी को कहां कर दिया, वैशाली कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था वो कालाशोक था, ठीक है। यह जो आपका शिशुनाग वंश है उसका सबसे ज्यादा प्रतापी शासक भी कौन माना जाता है, तो वह आपका कालाशोक ही माना जाता है, जो कि उसने राजधानी को फिर से कहां ले गया, हुआ तो कालाशोक राजधानी को फिर से वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक के ही समय में द्वितीय बौद्ध समिति हुई थी, जिसका आयोजन कहां किया गया, वैशाली में किया गया, ठीक है। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, नंदीवर्धन था, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है नंदीवर्धन को, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप जो आपका शिशुनाग वंश का जैसे ही समाप्ति होता है उसके पश्चात मगध साम्राज्य के ऊपर एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे कहा जाता है नंद वंश। और नंद वंश की स्थापना करने का कार्य किसने किया था, महापद्मनंद ने किया था। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो नंद वंश के संस्थापक कौन है, महापद्मनंद। इन्हीं को भार्गव या फिर इन्हीं को सर्व छत्रांतक के भी नाम से जाना जाता है। यह एक्चुअली बात यह है कि जो आपका सर्व छत्रांतक है वह वास्तविकता में कोई नाम नहीं है, बल्कि यह एक उपाधि है। और उपाधि का अर्थात मतलब यह है कि जो आपके महापद्मनंद हैं इनको सर्व छत्रांतक की उपाधि इसलिए दी गई थी, तो उसमें कहा किया जाता था कि जो राजा होते थे उनके ऊपर होता था छत्र, और यहाँ पर वो क्या कहते थे कि ये शब्द बना हुआ है सर्व धन छत्र धन अंतक, ठीक है, यानी कि सभी छत्रों का अंत करने वाला। तो जो आपके नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हैं इनको सर्व छत्रांतक की भी उपाधि दी गई थी, यानी कि सभी के सभी राजाओं का विनाश करने वाला, यानी कि सभी के सभी राजाओं की जगह पर, यानी कि सभी के राजाओं के छत्र का अंत करके नए साम्राज्य की स्थापना करने वाला, ठीक है। तो नंद वंश की स्थापना किसने किया, महापद्मनंद ने किया, जिसको भार्गव तथा सर्व छत्रांतक की भी उपाधि दी गई थी। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक है आपका घनानंद।
तो नंदवंश का अंतिम शासक कौन? तो नंदवंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद था। यह जो घनानंद है वो सिकंदर के ही समकालिक है, ठीक है। यानी कि एक साइड में आपका सिकंदर का साम्राज्य चल रहा था, सिकंदर आक्रमण कर रहा था चारों तरफ जीतने के लिए, और आपके मगध साम्राज्य के ऊपर किसका शासन था? तो वह आपके घनानंद का शासक था, जो कि आपके नंदवंश का ही वंशज था। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने किया क्या कि घनानंद के ऊपर यानी कि मगध साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया और उसने घनानंद को पराजित किया, और घनानंद को पराजित करने के पश्चात एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसे मौर्य वंश के ही नाम से जाना जाता है। अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी मौर्य वंश के बारे में। बात ये कहा जाता है कि जो आपका घनानंद है, तो घनानंद के राज दरबार में विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य या फिर कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी है, और उनके अर्थशास्त्र में राजनैतिक वर्णन दिया गया है, ठीक है, जिसको चाणक्य संहिता उन्होंने बाद में लिखी, जो कि आपके उसी अर्थशास्त्र का ही क्या है, एक प्रकार का सार रूप माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि घनानंद के राज दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ, और चाणक्य के अपमान होने के पश्चात उन्होंने उस मगध साम्राज्य यानी कि उस नंद वंश का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा ली, और सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा के पश्चात उन्होंने सबसे पहले किसके साथ? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के उन्होंने मगध साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया, और मगध साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त करके आपके मगध के स्थान पर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है। अब इसी के साथ में अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपके सिकंदर के बारे में, तो जो आपका सिकंदर का जन्म है वह आपका 356 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, ठीक है। फिलिप जो है वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, ठीक है। तो ये अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का पिता जो है वो कहां का शासक था? तो सिकंदर का पिता जो है मकदूनिया का शासक था, जो कि 359 में मकदूनिया का शासक बना। इसके पश्चात जो आपका फिलिप है, इसकी हत्या कर दी गई थी 329 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो 329 ईसा पूर्व में किसकी? फिलिप की हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर जो आपका सिकंदर है वह सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, यानी कि एरिस्टोटल का शिष्य था। और आपको पता होगा कि जो आपके विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक हैं वह आपके एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को ही माना जाता है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, यानी कि सिकंदर जो है वह आपका कहां से? मकदूनिया से होता हुआ चारों तरफ के राज्यों को जीतता हुआ वह कहां पहुंचा? हमारे भारत में पहुंचा, और उसमें भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में उसने प्रारंभ किया, जिस समय उसका सबसे ज्यादा सहायता देने का कार्य, सबसे अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व करने का कार्य उसके सेनापति ने किया था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। इसके पश्चात जब सिकंदर वापस लौट गया, तो यहाँ पर जो जितने भी राज्य क्षेत्र इसने इस भारत के राज्य क्षेत्रों को जीता हुआ था, उसके ऊपर अधिकार करने का यानी कि शासन करने का अधिकार उसने सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ उसने विवाह किया था। तो सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी भी प्रसिद्ध है कि जब सिकंदर ने पोरस के साथ में युद्ध किया, तो ऐसा माना जाता है कि आत्मसम्मान के कारण पोरस ने सिकंदर के साथ युद्ध करना स्वीकार किया, और जब उसने युद्ध करना स्वीकार किया तो उसमें पोरस हार गया था। अब उसके हारने के पश्चात भी वह इतनी ज्यादा वीरता से युद्ध किया हुआ था कि सिकंदर उसकी युद्ध कला से प्रभावित होकर के उसने पोरस का राज्य उसे वापस लौटा दिया, और उसके साथ मित्रता की संधि कर दी, जिसके पश्चात पोरस जो है वो आपके सिकंदर का सहयोगी बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ उसे झेलम युद्ध या फिर बितरिस्ता युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, और इसे एक और अंग्रेजी नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइडेस पीस के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ उसको हाइडेस पीच या फिर झेलम बितरिस्ता युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है।
सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंच करके उसे पार करने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिकंदर है वो कहां से वापस लौट गया। तो ये बात वही है कि जब सिकंदर जो है वो धीरे धीरे बीमार होने लगा, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा, तो उसकी सेना जब थी वह ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंची तो उसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसको क्या किया, सिकंदर को वहीं से वापस लौटना पड़ा। सिकंदर जो है वो स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिकंदर भारत से कब लौटा, तो सिकंदर जो है वो स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो सिकंदर की मृत्यु हुई है 323 ईसा पूर्व में। कहां पर, बेबीलोन में। अवस्था क्या थी उसकी, 33 वर्ष की अवस्था थी। और सिकंदर की मृत्यु के बाद ये भी कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने मरने के बाद अपने लोगों से ये कहा था कि जब वह मरे तो उसका हाथ जो है वो कब्र के बाहर निकाला जाए, जिसके बाद कई सारे लोगों का ये कहना था कि ऐसा तो संभव नहीं है कि जब कोई भी उसको ले जाकर के दफनाने के लिए ले जा रहा हो तो उसके हाथों को बाहर निकाला जाए। लेकिन सिकंदर जो था वो एक प्रकार का सम्राट था, एक बहुत बड़ा सम्राट था, इसलिए उसकी मांग को सराखों पर रखना पड़ा। और इसके पश्चात जब इसका कारण अरस्तु से पूछा गया तो अरस्तु ने उसका बात बताया कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, तो उसने इसका कारण बताया कि सिकंदर दुनिया को यह बताना चाहता था कि मैं दुनिया को जीतने वाला था, मैंने पूरी दुनिया जीती, लेकिन जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा था तो भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो इसके पश्चात हुआ क्या कि 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। जो आपका सिकंदर का जल सेनापति था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था नेरियाकस। उस समय दो ही सेनाएं हुआ करती थी, तो स्थल सेना का प्रतिनिधित्व कौन करता था, सेल्यूकस निकेटर करता था, और जल सेना का प्रतिनिधित्व कौन करता था, तो वह करता था आपका नेरियाकस। जो सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा था उसको कहा जाता है बाउकेफ्ला। ठीक है, तो सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था, तो उसके प्रिय घोड़े का नाम था बाउकेफ्ला। और वह सिकंदर को इतना ज्यादा प्रिय था कि इसी घोड़े के ही नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था जिसका नाम था बाउकेफ्ला। यानी कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बाउकेफ्ला नाम का एक नगर बसाया जो कि उसके घोड़े के ही नाम पर था। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें, तथा अब तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जो आपका मगध साम्राज्य के बाद आपका अगला कंटेंट यानी कि अगला टॉपिक आता है और हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। और उस मौर्य साम्राज्य में हम लोग बात करेंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य की, और चंद्रगुप्त मौर्य से बात करते हुए हम लोग अशोक महान के पास चलेंगे जहां पर अशोक के प्रमुख शिलालेखों की भी हम लोग बात करेंगे। तो अब से आपके जितने भी टॉपिक हैं वह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि प्लीज आपसे एक भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो, तो प्लीज आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।